हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। हाय हेलो हाउ आर यू सभी को मेरे तरफ से। तो चलिए, आज क्लास 9 की बारी है स्टूडेंट ना। आज क्लास 9 जो होंगे वो आज किस सब्जेक्ट के लिए आपको जान के बहुत ही हैरानी होने वाली है। और मैंने बगैर किसी अनाउंसमेंट के आपके सामने ये क्लास लाने का काम किया है, और वो है क्लास 9 के लिए इकोनॉमिक्स। तो आप लोग उम्मीद है कि अब इस इकोनॉमिक्स से भी कम्फर्ट होने वाले होंगे। तो पहला चैप्टर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके बारे में देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या देखना होना हुआ है और किन चीज़ों को इस पर हम लोग भरभली फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने का मेन सार है कि आप फार्मिंग के कंसर्न को समझ पाएँ, है ना। और इस कंसर्न को मैं समझाने में उम्मीद है सक्सेस रहूँगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, आपको बेस दे पाऊँगा, ये मेरी उम्मीद है। तो फ़िलहाल जैसा कि हर बार की तरह हम लोग जिस तरह से टोटल कंटेंट को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरह से हम लोग का ओवरव्यू रहने वाला है पूरा वीडियो में, उस कंसर्न में थोड़ी सी मैं आप लोगों को डिटेल कर दूं कि जो हमारी सबसे पहले टॉपिक रहने वाली है वो पहले हम लोग ओवरव्यू को देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को देखेंगे। आप आगे भी देखोगे फिजिकल कैपिटल जो है वो दो भाग में दिखेगा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रूप में। ये दो पार्ट में हम लोग इसको आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फार्मिंग इन पालमपुर का कंडीशंस को देखेंगे कि किस तरह से वो क्लासीफाई था, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं लैंड ऑफ फिक्स्ड है, फिर सेकंड में है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सम लैंड्स। उससे रिलेटेड एक डेटा भी है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस डेटा को भी हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगी विल द लैंड सस्टेन। नेक्स्ट पॉइंट जिससे जिससे आप सस्टेन से रिलेटेड आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, ये भी आपको मिलेगी डिटेल्स के साथ। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। नेक्स्ट पॉइंट हु विल प्रोवाइड द लेबर। नेक्स्ट पॉइंट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। एंड इसके बाद जिस टॉपिक की लास्ट पॉइंट रहने वाली है, उस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ये इसके टॉपिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये टॉपिक का। इस टॉपिक में आप देखोगे क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। आखिर ये नॉन एक्टिविटीज़ क्या थी पालमपुर में, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या थी तो देखते हैं। पहले डेयरी है, जिसमें द अदर कॉमन एक्टिविटी देखने वाले हम लोग हैं। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। किस तरह छोटे छोटे स्केल्स में पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता था, वो भी हम लोग इस पर डील करेंगे। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। इन तमाम टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसकी जैसे कि मेरे टॉपिक में इन करने से पहले एक ग्राफ मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, एक डायग्राम छोड़ रहा हूँ, जिस पे कुछ खास चीज़ों जैसे लैंड, लेबर्स हो गए, ये सब चीज़ों को मैं इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको शो करना चाहता हूँ। पहले इसको आप देख लो। ओके स्टूडेंट, ये देखिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस ग्राफ को देख लिया होगा स्टूडेंट, और आपको काफ़ी हद तक इस ग्राफ के थ्रू मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं सुजीत आपके इस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और आपके बीच आज पालमपुर को मैं डील करने जा रहा हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग बहुत ही ध्यान से अपने पढ़ने के अंदाज में, जिस हिसाब से मैंने बता रखा है, अपने स्टडी मटेरियल के साथ, अपने बुक कॉपी के साथ आप मेरे इस वीडियो के सामने होंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करूँगा। और आगे की पढ़ाई हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने का काम करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो देखिए, हम लोग ओवरव्यू में देखेंगे कि इस स्टोरी में किस पर्पस को यहाँ पे प्रोडक्शन जैसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर की दुनिया में हो रही है ना, उसको फोकस करने का काम किया गया है। और ये स्टोरी एक जस्ट लाइक इमेजिनरी गांव है, विलेज है, जिसको पालमपुर नाम दिया गया है। और इसमें यह साबित करने का काम किया गया है कि पालमपुर जैसा गांव ना इंडिया में हर एक कोने में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा विश्लेषण है, एक ऐसा गांव का दर्पण है, मिरर है, जिसको रख करके इस स्टोरी के माध्यम से ये बताने का काम किया गया है कि जो विलेज हैं वहाँ पे भी हम और आप चाह जाएं तो तमाम तरह की जो भी मेनी टाइप्स की फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें मुहैया हो सकती है। वहाँ पे उस स्तर का लेवल लाइफलाइन को जिया जा सकता है जिस लाइफलाइन को लोग टाउन में जीने के लिए आते हैं। तो इस तरह की बातों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके एक स्टोरी के माध्यम से रखा गया है, जिसका नाम है द विलेज ऑफ पालमपुर। तो चलिए स्टूडेंट, पालमपुर की ओर चले हम लोग। पालमपुर जो है ना, वो मेनली यहाँ की मेन एक्टिविटी में एग्रीकल्चर ही है। आप लोग जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे
छोटे तरह के, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हों, बड़े हों, या फिर डेयरी जैसे फार्मिंग जिसको कहते हैं, डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ एक्टिविटी जो है आपके प्रोडक्शन के व्यू से करी जाती है। यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी मदद से, ह्यूमन मेड की जो रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स के आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, उसकी मदद से ह्यूमन एवरीथिंग ट्राई कर रहे हैं। इवन यहाँ पे एक्सचेंजिंग मोड के लिए करेंसी को भी शामिल किया गया है। इन सारी चीज़ों को, सोशल सर्विस से लेकर के आपका जो आपका खुद का सर्विस है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस है, इन सारी चीज़ों को इस स्टोरी के माध्यम से, इस ओवरव्यू के माध्यम से आपको बताने का काम किया गया है कि ओवरऑल आपको इस स्टोरी में मिलने क्या वाला है ना, किन चीज़ों को आप देखने वाले हो। उसके बाद ओवरव्यू के बाद हम लोग थोड़ी चैप्टर की इंट्रोडक्शन फॉर्म पे इन करते हैं। स्टूडेंट बताओ कि पालमपुर के आसपास के जो एरियाज़ है वो लगभग अर्बन एरियाज़ हैं, है ना। जो बाकी जो अर्बन एरियाज़ जो हैं, या फिर जो भी अर्बन या रूरल एरियाज़ के आसपास का जो एरियाज़ है, उस पालमपुर की बात कर रहा हूँ मैं, उस पालमपुर के एरियाज़ के अगल बगल के जितने भी विलेजेस हैं वो इस अर्बन पालमपुर से जुड़े हुए हैं और बाई रोड जुड़े हुए हैं। ये आपको जानना चाहिए स्टूडेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि पालमपुर की अगर बात कर लूँ तो एक बहुत बड़ा पालमपुर के पास एक विलेज है जिसका नाम है रायगंज, जो लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है ना। अब बताओ कि यहाँ पे कोई भी मौसम हो, किसी तरह के भी मौसम हो, स्टूडेंट आपको ये जान के हैरानी होगी ना कि यहाँ पे सड़कों की कोई व्यवस्था जो है वो ख़राब स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस में है। चाहे वो किसी भी रेनी सीज़न हो या समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ऑलवेज़ यहाँ पे ईजी फील होगा, है ना। आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मौसम के कारण जो रायगंज से निकल कर के आगे के जो छोटे मोटे कस्बे हैं, जो उसको अर्बन कहते हैं, वो शाहपुर से जुड़े हुए हैं, है ना। और इस सड़क पर जो है ना गुड़ तो समझते होंगे, जो शुगर केन से बनती है, आप लोग वाली बातें जानते होंगे। और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बैलगाड़ी में, और या फिर जो भैंस वाला गाड़ी होता है ना, मतलब जानवरों की गाड़ी जिसको कह सकते हैं। इवन यहाँ पे तो आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, ये सब चीज़ों को देख सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन में भरभली यूज़ किया जाता था स्टूडेंट। इसके बाद बात करें कि इस विलेज में बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। लगभग यहाँ 450 फैमिलीज़ रहते थे गांव में, या इस विलेज की जो लैंड है वो हायर क्लास के लोगों के पास ही, उनका जो लैंड का पार्ट है, इस गांव का लैंड मैक्सिमम जो है ये हायर कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनके होल्ड में या उनके अंडर में है। अगर ऐसी बात करी जाए कि उसकी कितनी फैमिली है, तो बताऊँ कि स्टूडेंट जो हायर क्लास की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे गाँव में, वो लगभग 40 फैमिलीज़ हैं, है ना। लगभग 40 नहीं 80 फैमिलीज़ हैं। और उनके मकान, उनके घर जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। उनका जो घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ब्रिक से, सीमेंट से, है ना, कंक्रीट से बना हुआ घर है। और जो बैकवर्ड क्लास के, लोअर तबके के लोग हैं, वो गांव की जनसंख्या का लगभग टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट हैं। और बताऊं, जो छूत जाति के जैसे लोग हैं वो ना गांव के एक अलग कॉर्नर पे, छोटे से हिस्से पे क्या करते हैं, बसते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है स्टूडेंट, या ये गुड बात ये है यहाँ के, बहुत अच्छी बात ये कह सकते हो ना, कि यहाँ के हर एक घर में, मैक्सिमम घर में ऐसा कहते सकते हो कि वाटर की व्यवस्था कह लें या इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर लें, भाई ये इन चीज़ों में माहिर थे। मतलब इन चीज़ों का ये भरपूर यूज़ करते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको बताऊँ कि यहाँ पर खेती करने के लिए, घर के वाटर को कंटिन्यू या फिर मेंटेनेंस करने के लिए हैंडपम्प जैसी चीज़ों का यूज़ करते थे। और बताऊं कि यहाँ पे प्राइमरी लेवल के 2 स्कूल से एक हाई स्कूल थी, है ना। और तो और यहाँ पे हेल्थ व्यू को भी काफ़ी फोकस किया गया था। यहाँ पे हेल्थ व्यू के लिए मेडिसिन्स और एक कह सकते हैं ना कि वो राजकीय प्राइमरी लेवल का एक यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था, जिससे यहाँ के जो पेशेंट हों उनका क्या हो, प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। तो चलिए आप बात करें कि ये जो पालमपुर है जस्ट इमेजिनरी गांव है, विलेज है, और इसको इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करने का काम किया गया है कि आपको यहाँ पे हर एक तरह के लोग, चाहे वो फार्मिंग बेस्ड हो या फिर नॉन फार्मिंग बेस्ड हो, सारी तरह की एक्टिविटी आपको इस विलेज में लोगों के, यानी कि पालमपुर के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे फार्मिंग रिलेटेड वर्क करते हुए लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट कि किस तरह से एक गांव को, एक विलेज को डेवलप रूप देने का कोशिश किया जा रहा है, जो पालमपुर की स्टोरी से आप देख सकते हो, इसकी कहानी को इमेजिन करके समझ सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शंस में बात कर लूँ कि इसमें वैसी प्रोडक्ट
हैं जो सर्विसेज के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, है ना, जिनकी रिक्वायरमेंट सर्विसेज के लिए होती है ना। यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं वो ओनली 4 चीज़ों पर ये खास करके सर्विस देने के लिए प्रोडक्शन पर फोकस करती थी, जिसमें सबसे पहले लैंड है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, लेबर्स है ना, उसके बाद प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें जल यानी कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकेंड अगर नीड की बात कर लें तो लेबर है, जो लोग काम करने के लिए तैयार रहते थे, है ना। प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के जो भी लेबर्स थे वो स्किल्ड थे, पढ़े लिखे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट कि यहाँ के जो लेबर भी है ना वो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। थर्ड अगर बात कर लूँ तो थर्ड है फिजिकल कैपिटल की, यानी कि जो प्रोडक्शन के लेवल को हर तरह से क्या करेगा, एक्टिव रखने का काम करेगा। डू यू नो स्टूडेंट, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हो कि फिजिकल कैपिटल क्या है? यू नो नहीं जानते हो, चलो आपको बताऊं। ऐसे इसको ना 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्टली हम लोग बात कर लें तो आप देख रहे हो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है। तो पहले जानिए कि जिसमें टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है ना, या उनको बनाने का जो भी कंस्ट्रक्शंस के लिए जो टूल्स कह सकते हैं, उन चीज़ों का जो यूज़ होता था। जस्ट लाइक अगर हम बात कर ले किसानों का हल से लेकर के मशीनरीज, जस्ट लाइक जनरेटर की बात कर लें, टरबाइन की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। टूल्स और मशीन्स जो हैं और भवन जो बिल्डिंग फॉर्मेशंस के लिए जो चीज़ें कई सालों तक लगातार कंस्ट्रक्शन में लगी रहती हैं या उसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फिक्स्ड कैपिटल यानी कि अस्थाई पूंजी के रूप में काउंट की जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की तो इसमें आप रॉ एंड मटेरियल्स और करेंसी, जो करंट में करेंसी नगद बोलते हैं ना, नगद लेन देन जो करी जाती है करेंसी के रूप में। जस्ट लाइक उत्पादन भी कई प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर बात कर लें जो बुनकर होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए जो आप जो धागा थ्रेड होता है उसका रॉ मटेरियल किस तरह से आता होगा आप जानते ही हैं। पॉटर्स जो होते हैं जो मिट्टी को ला करके किसी पॉट्स का निर्माण, बर्तन का निर्माण करते हैं तो वो रॉ से मटेरियल पे आते हैं, ठीक है। इसी दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आते आते तक का जो प्रोसेस है उसको शामिल किया गया है वर्किंग कैपिटल के रूप में, जिसको आप फिनिश प्रोडक्ट को एज ए मनी, एज ए पैसे, एज ए उसकी कीमत उसको दे करके क्या करते हो, आप खरीदते हो। तो मैं एक बार फिर से आपको बताऊं स्टूडेंट कि जो फिक्स्ड कैपिटल में मैटर है वो किसी चीज़ को कांस्टेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट करने में जो यूज़ होता है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल की बात कर लें तो वर्किंग कैपिटल में वो पार्ट आता है जो रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक का सफ़र तय करता है और उसमें इवन करेंसी जैसी चीज़ों को दे करके ले करके क्या की जाती है, उन चीज़ों को पाई जा सकती है, आप उसको पा सकते हैं। जस्ट लाइक आप शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉपकीपर वाले को बोलते हैं भैया ऐसा करो ना 35 रुपीज़ वाले मुझे वो डेयरी मिल्क दे दो ना, तो वो 35 रुपीज़ का आप डेयरी मिल्क देता है, आप उसको 35 रुपीज़ देते हो तो वो प्रोडक्ट आपका होता है और आप उसके ऑनर के रूप में जाने लगते हो कि हाँ ये मैंने खरीदा है ना। तो इस हिसाब से आपने 35 रुपीज़ जब उस शॉपकीपर को दिया, उसी तरह से उस शॉपकीपर ने जहाँ से उसने लाया होगा उस चीज़ को उसका कॉस्ट पे किया होगा और ऐसे करते करते वो कंपनी को पे करी गई होगी जिसने सबसे पहले परचेज किया गया होगा, है ना, किया होगा। तो इन सारी चीज़ों की फ्रीक्वेंसी आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, लास्ट फोर्थ है जो नीड होती है ना, एक चौथी नीड ऐसी है, फोर्थ नीड ऐसी है जो स्वयं के कंजप्शंस के लिए मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, है ना, सेल करने के लिए लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को एक कैलकुलेटिव रूप में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कॉल किया जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ओके स्टूडेंट, ह्यूमन कैपिटल में क्या है तो आप देख सकते हो कि जिसमें प्रोडक्शंस के दौरान लैंड, लेबर्स और कैपिटल को कैलकुलेट करके एक उसका फाइनल रेट रखा जाता है, एक फाइनल स्टेज पे उसको ला करके फाइनल समझा जाता है, उसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पालमपुर में देखा कि स्टोरी में किस तरह से यहाँ की सारी चीज़ें कैपिटल वाइज या टर्म वाइज एकदम
प्रॉपर शेड्यूल में शेड्यूल्ड किया गया है। तो इस तरह से ये पालमपुर जो है अपने आप में बहुत ही अच्छी स्थिति में मानी जा सकती है स्टूडेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो होगी वो होगी फार्मिंग इन पालमपुर। अब हमारी फार्मिंग इन पालमपुर को देखेंगे, खेती जो है वो पालमपुर में कैसी होगी, हम लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है उसमें है लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि भूमि जो है, लैंड जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इस टॉपिक को डील करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पालमपुर में खेती करना या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन जो है, ये वर्क जो है प्रोडक्शन बाय एग्रीकल्चर या टू द ऐसा कर सकते हैं ना कि खेती की मदद से जो उत्पादन की जाती है ये यहाँ का मेन एक्टिविटी में शामिल है। काम करने वाले जो इस फील्ड पर हैं, यानी एग्रीकल्चर में जो लोग शामिल हैं, उसकी अगर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए पालमपुर में, तो बताऊँ स्टूडेंट आपको कि इसकी टोटल पॉपुलेशन का 75% जो हैं लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर में। बाकी जो 25% है वो नॉन फार्मिंग जैसे चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट की जो एग्रीकल्चर है वो ऐसा नहीं है ना कि आप हर साल खेती कर पाओगे। बताऊं कि अपने ये इंडिया है स्टूडेंट, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, चाहे वो पालमपुर की बात कर लूँ या अदर किसी भी जगह की बात कर लूँ, अपनी खेती बाड़ी जो है ना फाइनली तौर पे आप देखोगे तो ये आपको डिपेंडेंट दिखाई देगी, वो भी आपको अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखोगे। ईयर ऑफ 1960 से लेकर के आप देखोगे कि यहाँ पे जो फील्ड हुई है ना, यानी कि फील्ड का जो स्ट्रक्चर हुआ लगातार क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ है ना। गांव के स्ट्रक्चर्स की बात कर लूँ कि यहाँ पे जो बंजर टाइप की भूमि होते हैं उसको ना यहाँ के लोगों ने क्या किया है, बंजर भूमि को भी एग्रीकल्चर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, हर यथासंभव कह सकते हैं वो उसको कंस्ट्रक्ट करके फर्टाइल सॉइल्स या फिर फर्टाइल फील्ड के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया है। तो ये नहीं है स्टूडेंट कि उसको फर्टिलिटी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ना, भले वो आपका हिलीज एरियाज हो या फिर कंकड़ीला वाला एरिया हो, ऐसा नहीं कि खेती नहीं हो सकता। वहाँ जिस तरह के वहाँ पे लैंड के स्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से वहाँ पे खेती उस प्रोडक्ट के रूप में की जा सकती है, बशर्ते आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा उसको इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड पार्ट हमारा जो रहने वाला है, विल दी लैंड सस्टेन, ये दूसरी टॉपिक है। क्या लैंड जो है वो पैदावार करने के लिए कोई और भी तरीका है, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। नो स्टूडेंट, विल द लैंड सस्टेन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बताऊं कि विल द लैंड सस्टेन में जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है जहाँ पे, वैसी ही सुविधा वहाँ पर उपलब्ध यानी कि वो अवेलेबल होनी चाहिए उन्हें, है ना। उन्हें देखते हुए पालमपुर यूपी, बताऊं कि जो पालमपुर है ना ये यूपी में है। यूपी के वेस्टर्न पार्ट में गांव जो है उस तरह के कंपेरिजन को यहाँ पे शो अप करने का काम किया गया है। पालमपुर की जो टोटल लैंड है खेती के लिए, वो मैक्सिमम लैंड का पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ही जानी जाती है। कोई भी भूमि यहाँ का जो लैंड का पार्ट है या छोटा सा टुकड़ा भी है ना, वो खेती के लिए ही जाना जाता है, बेकार लैंड के रूप में नहीं जानी जाती है। यहाँ पे बताऊँ कि जो किसान हैं भाई, वहाँ पे बरसात के मौसम में जनरली खरीफ है ना, रेनी सीजन में खरीफ का सीज़न होता है, आप लोग जानते हैं, फसल है ना। और किसान जो होते हैं यहाँ पे, जो पेजेंट्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, वो ज्वार बाजरा जैसे चीज़ों को उगाने का काम कर लेते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जब ये फसल कट जाती है ना तो इसके जो पौधे बचते हैं उनको जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस तरह के काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती, पोटैटो की खेती करी जाती है स्टूडेंट। पोटैटो आपको सबके घरों में दिखती होगी, है ना। पोटैटो इवन बहुत लोगों का यहाँ पे फेवरेट भी होगा। तो चलिए आगे बात करें स्टूडेंट। पोटैटो खाने वाले थोड़ा सावधान आज के डेट में, ओके। सर्दी के मौसम में, जिसको हम लोग विंटर सीजन, जिसको रवि फसल के रूप में, रवि क्रॉप्स के रूप में जानते हैं, उस टाइम पे मेनली यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन करी जाती है स्टूडेंट। वीट, गेहूँ, है ना। जो प्रोड्यूस्ड गेहूं होती है वो परिवार में खाने के लिए विशेष स्थान रखता है, जैसा कि आज के डेट में भी हम लोग हर दिन रोटी खाते रहते हैं, है ना। आप भी उस टाइम पे अगर पालमपुर की बात करी जाए तो यहाँ पे भी लोगों की जो फसल मेन खाने वाले अनाज की बात करी जाए तो गेहूं शामिल है रोटी के रूप में। अब ये नहीं कहना कि सर गेहूँ खाते हैं क्या, नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये लोग खाते तो हैं लेकिन आटे के रूप में इसको रोटी बना करके या फिर बहुत सारे वैराइटीज़ के रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है।
यहाँ पे शुगर केन जैसी चीज़ों की बात कर लूँ तो यहाँ पे शुगर केन से गुड़ बनाने का भी काम बहुत ही अच्छे से किया जाता है। और बताऊँ शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं इनके द्वारा इस गुड़ को बहुत ही चाव से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बेचा जाता है। मीन्स ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ की जो गुड़ होगी वो काफ़ी टेस्टी होगी, काफ़ी अच्छी होगी, जिसको बेचने का काम यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं कि फेमस होने के कारण लोग इसको चाव से, शौक से बेचते होंगे। पालमपुर जो है एक साल में, 1 ईयर में जो यहाँ के किसान है वो 3 अलग अलग फसलों की पैदावार कर लेते हैं, यानी कि मल्टी क्रॉपिंग्स। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्टूडेंट, मल्टी क्रॉप सिस्टम। आप देख सकते हो कि पालमपुर के जो लोग हैं वो काफ़ी डेवलप हैं। यहाँ पे लोग समझते हैं कि हाँ, अगर मल्टी क्रॉपिंग को अगर किया जाए तो हमारे फील्ड की स्थिति अच्छी होगी, खेत की कंडीशंस अच्छी होगी, इवन पैदावार भी अच्छी होगी। ये इस बात से क्या है, रूबरू हैं, क्योंकि वहाँ पे यानी कि अपने पालमपुर में जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जल्द आ गई थी, यानी कि टाइम टू टाइम यहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो रहा है। यहाँ का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि जो इरिगेशन की सिस्टम है वो ही बदल गया, है ना। तब तक किसान कुओं से, इससे पहले अगर बात कर लें तो किसान जो है वो कुओं के क्या करते थे, कुओं से अपना पानी को पटाने का काम करते थे। लेकिन आज ट्यूबवेल जैसी चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्यूबवेल बहुत ईजी तरीके से, कंफर्ट तरीके से अपना काम को कर सकता है ना। तो ये वाली बात यहाँ पालमपुर में आप देख रहे हो इरिगेशन में। स्टार्टिंग टाइम में आप देखो कि यहाँ पे हैंडपम्प जो है गवर्नमेंट ने लगा रखी थी, है ना। और बहुत ही जल्द यहाँ के किसानों ने जो है ना पर्सनल हैंडपम्प्स का यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। रिज़ल्ट ये हुआ कि 1970 के डिकेड्स के मिड तक आते आते 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए एरिया में इरिगेशन होना स्टार्ट हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट, 200 एकर्स यानी कि हेक्टेयर्स, इतनी बड़ी लैंड पे क्या हो गई, इरिगेशन टेक्निकल तरीके से करी जाने लगी। 1 साल के अंदर में आप देखो कि यहाँ के लैंड में जो भी फसल होते थे वो मल्टी क्रॉपिंग के साथ मल्टी प्रोडक्शंस के रूप में, मल्टी क्रॉप के रूप में यहाँ पे आपको हैवीली तरीके से प्रोड्यूस की जाने लगी। यहाँ के लैंड में किसी भी एक टुकड़े में आप उपज बढ़ाने के लिए सामान्य सिस्टम से या सामान्य मेथड से काम कर सकते थे। पालमपुर में सभी किसान जो हैं कम से कम 2 मेनली क्रॉप्स को पैदा करते ही थे, और कई किसान तो पिछले 15-20 सालों से ना मल्टीपल यानी कि 2 से 3 से भी ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन करते हुए पालमपुर की स्टोरी आपको बताती हुई दिखाई दे रही है स्टूडेंट। यानी कि मैक्सिमम लोग जो है ना 15 से 20 साल पहले तक के भी स्थिति में देखी जाए पालमपुर में, तो उस टाइम तक भी मल्टीपल क्रॉपिंग का यहाँ पे कंसर्न था। तो चलिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक डायग्राम है जो आप लोगों को मैं दिखाने का काम करूँगा। यहाँ के जो लैंड स्ट्रक्चर्स और विल द लैंड सस्टेंस आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी फार्मर्स ऑफ पालमपुर, इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ, है ना। आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि विल दी सस्टेन ऑफ लैंड को पहले देख लो। उसके डायग्राम में आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ये जो स्ट्रक्चर है एक लैंड का है, ये 2 तरह के क्लासिफिकेशंस को दिखा रहा है। आप देख रहे हो कि पहले वाले जो कॉलम में, पहले वाले जो एरियाज़ में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी मैं पेन से इंडिकेट कर दूँ, आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरियाज़ है इस वाला पोर्शन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो लैंड का स्ट्रक्चर है काफ़ी छोटी छोटी है, कहीं बड़ी है लेकिन रेयर है। उसके बाद दूसरे वाले साइड्स पे आओगे तो यहाँ पे जो है ना लैंड का स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा है, मतलब इधर पे क्या है ना कि आपका एरिया फार्मिंग जैसा चीज़ को यहाँ पे दिखाने का काम किया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दिस सेम लैंड, तो आप देख सकते हो कि जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएँ हुई उससे रिलेटेड एक डाटा दिया गया है, जिसमें आपको बताऊँ कि ईयर 1950 से लेकर के 51 में जो कल्टिवेटेड एरिया इन मिलियंस हेक्टेयर में था वो था 129 एंड सेकेंड है 1990, ईयर ऑफ 1990 से लेकर के 1991 तक आप देखोगे स्टूडेंट, 1991 तक तो ये 157 हो गया। उसके बाद 2000 से लेकर के 2001 में आप देखोगे तो ये 156 है डाटा। 2000 देखो ये कल्टिवेटेड एरिया इन हेक्टेयर से याद रखिएगा, है ना। 2010 से लेकर के 11 में देखोगे 156 ही है। 11 से 12 में जाओगे तो 156 ही था। ये मतलब कंटिन्यूटी इस टाइम पे सस्टेन जैसा कंडीशन को अपना लिया था। 2012 से 13 में आएंगे तो 155 थोड़ी सी यहाँ पे गिरी, है ना, डाटा के हिसाब से। 2013 एंड 14 में फिर से वो 156 हो गई एंड 2015 एंड 16 में आप देखोगे कि फिर से क्या हो गया 155 में आ गया।
कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स के ये डाटा आपके सामने रखी गई है। और इसी से रिलेटेड आपके इस बुक में एक बार ग्राफ दिया गया है स्टूडेंट, जिसको आप लोग थोड़े से अच्छे से स्टडी करोगे, देखोगे ये डाटा वाटा कहीं आपको काम में ना आ जाए, ठीक है। ये पालमपुर में जो भी पैदा की जाने वाली जो फसलें हैं उससे रिलेटेड ये डाटा क्या किया गया है, दिखाने का काम किया गया है, ताकि आप इसको समझ सकें। बात करूं कि आपने ये देखा है कि इस स्टोरी में कि किस तरह से ज़मीन का जो टुकड़ा है वो प्रोडक्शन के तरीकों को मल्टी क्रॉपिंग के रूप में यूज़ करके लोगों ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भरपूर अपना सहयोग दिया, भरपूर अपना योगदान दिया है स्टूडेंट। तो ये पालमपुर है स्टूडेंट। पालमपुर बताऊँ मौसम में पैदा की गई जो भी फसल होती है वो उन चीज़ों को यहाँ मेज़र करने का काम किया गया है जो आपको डेटा ग्रुप में दिखा रहा है भरभर। ये बहुत बड़ी बात है ना, डेटा भी लोग यहाँ का रखा करते थे, आप देख सकते हो। 1960 के डिकेड्स तक आप देखोगे कि खेती की जो ट्रेडिशन थी, है ना, ट्रेडिशन जो सीड्स का जो कंसर्न था वो क्या किया गया था, यहाँ पे यूज़ किया गया था। लेकिन जैसे ही आपको पता होगा 1960 बहुत फेमस ईयर है, वो भी एग्रीकल्चर की दुनिया। बताऊँ कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन का वो टाइम है जब दुनिया में पॉपुलेशन, अपनी इंडिया की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। उस टाइम पे यहाँ पे क्या करी गई, रिवोल्यूशन करी गई, वो भी ग्रीन रिवोल्यूशन। और इस रिवोल्यूशन का एक बेनिफिट हुआ कि प्रोडक्शंस की जो कैपेसिटी है वो हाईली एल्ड्स के रूप में यहाँ पे क्या हाइब्रिड सीड्स के रूप में कन्वर्ट होकर के लिमिटेड लैंड रिसोर्स होते हुए भी मल्टी क्रॉपिंग को अपना करके मैक्सिमम प्रोडक्शंस को कंज्यूम या फिर एक्वायर करने का काम भी हमारे इंडियंस ने करके दिखा दिया कि भैया ऐसा है ना कि लैंड लिमिटेड है ना, सीड्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लिमिटेड लैंड में भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये दावा इस रिवोल्यूशंस के थ्रू प्रूफ हो जाती है स्टूडेंट, है ना। आपको बताऊं कि इसके रिजल्ट में जो लैंड है वो सस्टेन रह गया, लिमिटेड रह गया, फिर भी प्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें इजाफा हुआ, है ना। और बताऊं कि इसके साथ ही इस रिवोल्यूशंस के दौरान आप देखोगे कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशकों की जो दवाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ों को डेवलप करी गई और पूरी तरह से एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया कि एक बार अगर प्रोडक्शन हमारा तैयार हो, प्रोडक्ट तैयार हो, तो वो किसी भी कारण से डैमेज ना हो सके, उसकी रिकवरी की जा सके। जस्ट लाइक अगर फसल में कीड़े लग गए तो उसके कीड़े के लिए पेस्टिसाइड या फिर जो उसके मेडिसिन है वो दी गई और दे करके उसको सेव कर लिया गया। इससे क्या होता रहा स्टूडेंट कि वो जो चीज़ें थी मेडिसिन वो क्लियर रही, सेफ रह गई। अगर इंडिया में बात करें स्टूडेंट की ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो बताऊं कि पंजाब, हरियाणा, है ना, वेस्ट यूपी का पार्ट हो गया। ये मॉडर्न तरीके से ना खेती के लिए पूरी इंडिया में फेमस है। ओके, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, जो कीटनाशक हैं या फिर HYV टाइप के जो सीड्स हैं, उनका कंसर्न जो है यहाँ पे कटाई जुताई में बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्ट होता चला गया। पालमपुर में ट्रेडिशनल सीड्स से लगभग गेहूं की जो उपज थी ना, लगभग 1300 किलोग्राम्स प्रति हेक्टेयर थी। लेकिन HYV सीड्स के आ जाने से यही प्रोडक्शन सेम लैंड पर स्टूडेंट बताऊं कि 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के तक पहुंच गया, यानी कि 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। वीट के प्रोडक्शंस में आप देखोगे कि बहुत अधिक चेंजेस हुई, बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ, इजाफा देखा गया, है ना। किसानों के पास जो है ना मार्केट बेचने के लिए जो गेहूं की मात्रा थी वो काफ़ी अच्छी रिसोर्स के रूप में दिखी। मतलब ये कि यहाँ पे मार्केट में जो है ना गेहूं की बिक्री प्रॉपर तरीके से करी जा सकती थी, यानी कि मार्केट की कंडीशंस भी अगर बात कर ली जाए तो वो भी बहुत बढ़िया था। इसके बाद एक डाटा भी दिखाई देगा स्टूडेंट, आप लोग जो बुक में देखोगे 1.2 में इसमें ईयर दिया है और जो पल्सेस के प्रोडक्शन है और जो वीट के प्रोडक्शन है उसकी डाटा दी गई है। ये सिर्फ एक दो मैं ईयर को डिस्कस कर दूँ, आप लोग बुक को देख लोगे। 1965 से 66 में देखोगे कि जो पल्सेस है वो ये करोड़ टन में है, याद रखिएगा। 10 था, 10 करोड़ टन, और वीट की भी 10 करोड़ टन थी, है ना, 10 करोड़ टन। एंड ठीक 1970 से 71 में आप डेटा देखोगे तो पल्सेस जो है वो 12 करोड़ टन और वीट 24 करोड़ टन। इस तरह से करते करते 2017-18 के डाटा का आप कंसिडर करोगे तो जो पल्सेस है उसकी जो पर ईयर जो प्रोडक्शन है वो 24 करोड़ टन और वीट 97 करोड़ टन तक पहुंच गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो स्टूडेंट कि किस तरह के ये जो ग्राफ्स हैं आपके इस प्रोडक्टिविटी केस की स्टडी करने के लिए आपको कह रही है या क्या चीज़ आपको समझाना चाह रही है, आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रही है वो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दी फार्मर्स ऑफ पालमपुर। क्या भूमि की धारणा कर पाएंगे, आप देखें इसमें कि क्या हु विल प्रोवाइड द लेबर, क्या द कैपिटल नीडेड इज फॉर इन फार्मिंग एंड सेल
ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। आपको बताऊं स्टूडेंट कि जो लैंड की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, इसका बहुत ही सिंसियर तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि अगर हम सिंसियरली यूज़ नहीं करेंगे तो ये वन टाइम ऐसा होगा कि ये जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है, और जो लिमिटेड है वो ख़त्म भी हो सकता है, और ख़त्म होगा ये कुछ टाइम के बाद, है ना। तो इसको हम क्यों ना ऐसे यूज़ करें कि नेक्स्ट जनरेशन भी हमको इसको क्या करे, सेव करके नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सके, हमको कुछ ऐसा यूज़ करना है, ठीक है। चलिए साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें, या तो ये हमको ये फील होता है कि जस्ट लाइक ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो मेथड्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अधिक क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, ये हम लोग मान सकते हैं। इसके बहुत सारे एरियाज़ है, जैसे अगर जैसे हम बात कर लें ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका सबसे बैड इफेक्ट क्या होगा जानते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर लेना हैवीली प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन पता है इसमें इसका बैड इफेक्ट क्या होगा? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डेड हो जाएगी। कुछ साल, 10-15 साल, 20 साल, 25 साल आप उसको यूज़ करो, वो लैंड के सॉइल्स ही डेड हो जाएगी, कोई भी प्रोडक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। ये बहुत ही दुख की बात है। इसलिए आप लोग अगर फर्टिलिटी के लिए आप लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं बिल्कुल लिमिटेड करें, एकदम सुरक्षित करें। हो सके तो कंपोस्ट गोबर का ही यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा, प्रोडक्शन में किसी तरह कोई कमी नहीं होगी। मल्टी क्रॉपिंग से यूज़ कीजिए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आप और हम पर पूरी ये चीज़ें डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इस जनरेशन में हम लोग हैं, और इस जनरेशन का ये बहुत बड़ा ये गिफ्ट होगा कि ये इन चीज़ों को वो नेक्स्ट जनरेशन तक सेम टू सेम पहुँचाने का काम करे स्टूडेंट। ओके, नाउ पालमपुर में जो किसानों की भूमि का जो वितरण है वो किस तरह है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि लैंड स्ट्रक्चर किस तरह से छोटे बड़े हैं, है ना। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर यहाँ बात करी जाए तो यहाँ दोनों तरह के कंसर्न है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि जो फार्मिंग का है कंसर्न वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा। हर तरह से, हर एक्टिविटी से, हर एंगल से आपको ये फील होगा कि पालमपुर के लोग जो है ना काफ़ी सुलझे हुए हैं, है ना। बाकी बताऊँ कि परिवार जो 240 फैमिलीज़ जिनके पास भूमि का लैंड है वो 2 हेक्टेयर से भी कम एरिया में यहाँ पे क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि बताया ना कि यहाँ पे हायर और लोअर का यहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि ये विलेज स्टूडेंट, यहाँ छुआछूत ऊंच नीच सब मिलेगा आपको, है ना। जो टोटल लैंड का स्ट्रक्चर है वो क्या है, टोटल लैंड स्ट्रक्चर में मैक्सिमम जो हाईली कम्युनिटी के लोग हैं उनका कैप्चर है, बाकी चीज़ों में जो छोटे बड़े जो लैंड्स कर गए हैं वो लोअर क्लासेस वालों के लिए है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस स्टोरी को आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें जो हैं पालमपुर में भी मौजूद है। लेकिन इसके एक बेल बात है, एक वेल्थ बात है, ये है कि ये डेटा जो है बहुत ही अच्छी है, या बहुत अच्छे कंसर्न को शो कर रहा है कि यहाँ इतनी होने के बाद भी जिन लोगों के पास है उनका वो शोषण नहीं कर रहे, बल्कि ये भरपूर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शंस को ध्यान में रख करके। आपने ऐसे ही प्रोडक्शन एक्टिविटी ना जीडीपी जो अपनी कंट्री की होती है उस पर हमेशा ये क्या होती है, प्लस होती है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहने वाले श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, यानी फिफ्थ, हु विल प्रोवाइड द लेबर, है ना। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? आप करोगे ना, कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, भूमि के पश्चात यानी लैंड के बाद आप देखोगे लेबर्स का जो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर के रूप में जाना जाता है, उसकी खेती बहुत ही हार्ड वर्क के साथ करी जाती है स्टूडेंट, है ना। यानी कि इनकी खेती जो होती है ना, किनकी, लेबर्स की मत कह देना, मतलब लेबर्स के बगैर खेती जो है ना संभव नहीं है, क्योंकि बताऊँ कि खेती करने में बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। हम आप तो बस कह लो, लेकिन हाँ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, जितना दूर तक जितनी अच्छे से कर पाएँ उसको हम करने की कोशिश कर सकते हैं। छोटे छोटे जो खेतों में बहुत सारे ज़्यादा जो लेबर्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को देख करके ये कह सकते हैं कि जो फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लगे होते हैं। जस्ट ऐसा करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक ये आप कभी गांव चले जाओ जी, गांव चले जाओ, वहाँ पे देखना कि एक फैमिली के लोग जो होंगे वो पूरी तरह से फील्ड में लगे होंगे, खेत में लगे होंगे खेती करने के लिए। आप देखोगे वहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो उनके बेटा और बेटी के रूप में उनके होंगे, मम्मी पापा हैं वो सारे लगे हुए हैं। अगर थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें स्टूडेंट की अनसीन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर चाह जाए तो मम्मी और पापा भी उस काम को कर सकते हैं, बच्चों की ज़रूरत नहीं है। बस कंडीशन यही है कि उस कंडीशन में उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, वर्क करने में, उनको परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये काम तो हो सकता है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, काम तो 2 लोगों से भी हो सकता है, इवन 1 लोगों से भी हो सकता है। यहाँ तो आप देख सकते हो कि अनसीन अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी आपको। ऐसी स्थिति में ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो अनसीन यहाँ पे क्या है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, हिडन कह सकते हैं ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओवरऑल इन चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ही, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक अभी आपका कंटिन्यू नहीं हुआ है। बताऊँ आपको कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम करते हैं स्टूडेंट। आपको बताऊँ कि यहाँ पे फसल पर किसी का कोई ना इंडिविजुअल राइट नहीं था।
जैसा किसानों का होता था, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा उनको ना जो ऐसा कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्डर्स थे या फिर बड़े बड़े फील्ड्स के जो ऑनर्स थे वो ना उनको काम कराते थे और उनको उनके उचित वेजेस के रूप में उनको वेज उनको प्रोवाइड किया करते थे। मतलब कि जैसे उनकी मजदूरी दिहाड़ी कह सकते हैं, वो उनको दिया जाता था। यानी कि आप हमारे बहुत बड़े लैंड के टुकड़े हैं, हम तो अकेले सारा काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेबर्स को हायर करेंगे और उस लेबर्स को क्या करेंगे, उसको एक दिन की हाजिरी जो भी तय करी जाएगी, जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से उसको तय करके हम उसको काम पे रखेंगे और बाकायदा उसको काम पे इसी प्रॉमिस पे रखेंगे कि आप काम करो मेरा, आपको उसके बदले में पैसे दूंगा। तो ऐसे करके हमारा ये काम इस टाइम पे चलता हुआ दिखाई देगा। और बताऊं, जो यहाँ के लेबर्स हैं वो नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती थी, यानी कि किसी भी चीज़ को ना वो मतलब कि अगर मान के चलिए अगर आप करेंसी नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पे क्या अभी भी वो चीज़ है बार्टर सिस्टम जिसका हम कहते हैं ना, बार्टर सिस्टम भी आपको दिखाई देगा स्टूडेंट के, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेना है ना। यानी कि अगर हमारे पास राइस है, आपके पास फ्लोर है ना, फ्लोर तो आटा है, तो हम क्या करेंगे, चावल को दे करके आटा को प्राप्त करेंगे, आटा जो होगा वो आप मुझे दे दोगे और गेहूँ मैं चावल आपको दे दूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे का नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले दूसरे एरिया में, तो एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जिसमें बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है, रोज़गार की अवधि से भी काफ़ी भिन्नताएं हैं, है ना। खेत में काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो दैनिक रूप से मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, है ना। डाला जैसे डाला पालमपुर के जो डेली एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग में लेबर्स का देखा जाता है स्टूडेंट, मैं बताऊँ कि वो जो डेली एक्टिविटीज़ फार्मिंग के लिए करते हैं, बताऊँ कि वो लैंडलेस लोग होते हैं जिनके पास लैंड्स का बहुत बड़ा अभाव होता है। और बताऊँ कि आपको स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम जो वेजेस तय करी है वो मार्च 2017 के अकॉर्डिंग 300 पर डे के हिसाब से उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने ये निर्धारित कर रखा है कि अगर आपके यहाँ कोई भी लेबर श्रमिक आपके यहाँ काम करे तो आपको मिनिमम 300 रुपीज़ उनको देना है। ये डाटा मार्च 2017 के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात किया डाला में मात्र 160 रुपीज़ ही मिलते थे। डाला अगर बात कर ली जाए तो अगर बात कर ली जाए जैसे किसी के अंदर में गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो किया हुआ काम किया जाता था, या फिर ये कह ले कि अगर मेल है तो 300 और फीमेल है तो उनको 160 रुपीज़। जैसे लाइक आज के डेट में रेज़ा कुली का आप चार्ज देख सकते हो। मिस्त्री जो होता है, राज मिस्त्री जिसको हम लोग कहते हैं, कारपेंटर, जो वो देखोगे स्टूडेंट की 500 एक दिन का लेता है। जो कुली होता है वो 300, जो रेज़ा होती है जो लेडी खास करके होती है उसको मुश्किल से 200 रुपये या 250 रुपये दी जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी कॉम्पिटिशन है, इनके बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टिंग्विश जैसे कंडीशंस को भी बना करके रखा गया है। तो खैर ये पेचीदगी तो बनी हुई ही रहेगी स्टूडेंट, है ना। इसको हम अपने असर से जब भी हम लोग का मौका मिले इन चीज़ों को क्या करेंगे, कम करने का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने टाइम में जब आप लोग उस कंडीशन में आके आप लेबर्स को रख करके काम कराएं तो याद रखिएगा उनके वेजेस पे विशेष फोकस रखिएगा, उनको सही मुआवजा दीजिएगा, उनको भी आपसे हैप्पी वाला कंडीशन फेल होते रहना चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो चलिए अगली जो टॉपिक हमारी होने वाली है वो है खेतों के लिए आवश्यक जो पूंजी होती है, यानी कि कह सकते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। इस टॉपिक को हम लोग डील करते हैं स्टूडेंट। आपको बताऊं कि आपने पहले भी ये देख चुका है कि जो एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखती है, यानी कि बहुत बड़े पूंजी की रिक्वायरमेंट रखती है। अब चलिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें कि आखिर ये बड़ी पूंजी की ज़रूरत क्यों होती है। आप भी फील कर रहे हो ना कि सर आप तो थोड़ी सा बढ़ा रहे थे आराम से, अब क्या बड़े बड़े कैपिटल की बात कर रहे हो। ओके, देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। असंख्य छोटे जो भी अनकाउंटेबल या कह सकते हैं जो छोटे छोटे कैपिटल वाले जो अरेंजमेंट रख करके खेती करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता स्टूडेंट, है ना, क्योंकि उनके पास ना कैपिटल का बहुत बड़ा अभाव होता है, पूंजी का बहुत बड़ा अभाव होता है। वे बड़े हुए किसानों या गांव के जो बड़े साहूकार सेठ लॉनर होते हैं, लॉन डोनर, है ना, उनसे वो क्या करते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट जैसे आज के डेट में कह लें कि मिनिमम ही, लेकिन फिर भी एक एवरेज से ज़्यादा रहता है, बैंकिंग से ज़्यादा रहती है ना उनकी इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं हाईली इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे वो बाकायदे उनसे एज ए लॉन वो ले लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस लॉन से अपनी खेती बाड़ी को कर सकें। ठीक है, और छोटे किसान जो होते हैं वो इस लॉन के हेल्प से अपनी खेती बाड़ी को डन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक स्टोरी है स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ करके बताना चाहूँगा, जिसमें सविताज स्टोरी है ना। देखिए सविता एक छोटे से कृषक है ना सविता, और वह अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं का प्रोडक्शन करने का प्लान कर रही है। सीड और जो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर कीटनाशक हैं, इसके अतिरिक्त उसे पानी खरीदने के लिए भी, है ना, पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में जो एक्टिव सेल जो कैपिटल है ना, उसके रूप में ही उसको
लगभग 3000 रुपीज़ चाहिए होगी। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास जाती है और लोन लेने का डिसीजन लेती है स्टूडेंट। तेजपाल सिंह जो है सविता को 25% के इंटरेस्ट रेट के साथ उसको लोन प्रोवाइड कर देता है ना, जो उसकी कैपिटल का ना बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, जो इंटरेस्ट के रूप में उसको आप काउंट करोगे। तो सविता को इस बात का वचन देना, यानी कि ये प्रॉमिस उसको करना था कि वो कटाई के बाद मौसम जैसे क्लियर होगा उनका, तो उनको क्या करना है, श्रमिक के रूप में 100 रुपीज़ पर डे के रूप में काम करेगी। यानी कि जब ऐसा कह लो ना कि सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उनके खेतों में अपने श्रम के रूप में 100 रुपीज़ में ही उनके घर में काम करना पड़ेगा। आप भी ये कह सकते हो कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। कटाई का बहुत समय उनको जो होगा बिज़ी रह करके उनको समय बिताना पड़ेगा। 3 बच्चों की माँ है वो, है ना, और उसको कामों की जो जिम्मेवारी होगी वो हाउसवाइफ के रूप में देखा जाए या फिर वो बाहर वर्क के रूप में जो लोन डोनर से जिसने लोन कंडीशंस को मान रखा है उसको लेकर के चलना ये एक चैलेंजिंग कंडीशन होगा स्टूडेंट, ये आप मान सकते हो। सविता इन सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के, इन सारे कंडीशंस को मानते हुए उनसे वो क्या करती है, लोन लेने का काम। तो स्टूडेंट जो अगले टॉपिक हमारी रहने वाली वो सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स है ना, यानी कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। चलिए मान लीजिए कि किसान के प्रोडक्शंस में 3 फैक्टर बहुत ही बड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भूमि लैंड में जो यानी कि भूमि के प्रोडक्शन में गेहूं का जो है वो काफ़ी मानी जाती है। गेहूं की कटाई को, जब गेहूं की कटाई करी जाती है तो उत्पादन को फाइनल माना जाता है, प्रोडक्ट को फाइनल रूप माना जाता है। किसान गेहूं को क्या करते होंगे, तो ये क्वेश्चन उठता है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो ये परिवार उसका यूज़ करते हैं, जो बाकी बच जाता है अपने यूज़ से तो उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। चलिए बात करें आगे सविता और गोविंद के बेटे जैसे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष, यानी कि बहुत कम उनके पास गेहूं का बाट बचता है, क्योंकि उनका कुल प्रोडक्शंस जो है वो काफ़ी कम छोटे लैंड पर होता है। इस वजह से इनमें एक बहुत बड़ा भाग जो फैमिली के रूप में उनके साथ है, उनके रिक्वायरमेंट को उनको फुलफिल करानी पड़ती है ना। मझोले और बड़े किसान जो होते हैं, यानी कि जो मिडिल टाइप के और जो बड़े किसान होते हैं, उनके पास की कंडीशन की बात की जा रही है तो वो बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं, यानी कि वो अपने प्रोडक्शंस के हिसाब से जो ज़्यादा होता है उनको वो मार्केट में बेच देते हैं। फिगर में आपने देख सकते हो कि 1.1 में किस तरह से आप गेहूं से लदी हुई बाज़ार जाती हुई बैलगाड़ी को देख सकते हो। बाज़ार में जो व्यापारी है वो गेहूँ खरीद कर उसको आगे कस्बों में, शहरों में, टाउनों में शॉपकीपर के पास पहुँचाने का काम करता है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपने समस्त भूमि का 300 यानी कि 350 क्विंटल जो गेहूँ उसके जो यूज़ के बाद का बचा है वो क्या करता है, उसको सेल करने का काम करता है। वह अपने जो भी एडिशनल वीट होता है उसको रायगंज, उसके बाद भी वो रायगंज के मार्केट में उसको बेच देता है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है। तेजपाल सिंह जो हैं वो एक अच्छी कमाई करता है। इस बारे में थोड़ा आप चर्चा कर लो भाई, है ना। अब पिछले ईयर जो है ना तेजपाल ने बहुत सारे पैसे जो थे वो बैंक में खाते में बैंक में उन्होंने क्या किया था, डिपॉजिट कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को लोन देने के रूप में किया, है ना, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी उनको लोन देने का काम किया। उसने बचत का उपयोग आगे फसलों की खेती के लिए करने का काम किया। मतलब यहाँ पे आप समझिएगा स्टूडेंट कि जो उसके पास सेविंग्स हो रहे हैं, है ना, अनाजों को बेच करके वो उन पैसे से मल्टीपल टाइम पे वो क्या कर रहा है, बेनिफिट लेने का काम कर रहा है एज ए लोन, हाईली इंटरेस्ट पे, वहाँ से उसकी बेनिफिट हो रही है। अनाजों को बेच रहा है, वो बैंक में पैसे रख रहा है, बैंक भी उसको इंटरेस्ट दे रही है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, फिर उसके बाद उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अगली इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार है कि अगली बार अगर किसी तरह के अगर पैसे वैसे की कुछ क्राइसिस, अगर मौसम की कुछ वैसी स्थिति हो जाए या फिर कोई और भी कंडीशन हो जाए, वो इस कंडीशन में रहता है कि वो अगले साल का कैपिटल क्या करता है, पिछले साल यानी कि सेम ईयर पे ही वो क्या करता है, बैकअप के रूप में तैयार करके रख लेता है। तो इन सारी चीज़ों को तेजपाल की स्टोरी से हम समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो है थोड़ी सी हमारी पालमपुर की जो स्टोरी है ये बताने का काम कर रही है कि भैया ऐसा है ना कि ये पालमपुर वाले जो लोग हैं भले वो किसी रूप में दिखाई दे रहे हो आपको, लेकिन नहीं है ना कि आपके इन फ्यूचर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, कैसा होगा, उन चीज़ों को भी ये कंसिडर करना बहुत अच्छे से जानते थे, जैसा कि आपने इनकी स्टोरी से ये चीज़ों को क्लियर किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर देखना है स्टूडेंट, है ना, जिसमें लोग डेयरी देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, जिसमें सबसे पहले डेयरी को मान करके चलेंगे कि डेयरी में क्या क्या होती है। पालमपुर में जो है ना कई फैमिली ऐसे हैं जो डेयरी में क्या है अपनी एक्टिविटी को फाइनल करती हैं या फिर उनको डेयरी करना पसंद है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे काव हो गए, वेफेलोज हो गए, है ना, या इन सारी चीज़ों को वो क्या करते थे, रखते थे और इनको खिलाने के लिए ज्वार बाजरा जो
खर्री जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ों को वो क्या करते थे, उनको खिलाते थे। और उनसे वो मिल्क को निकाल करके बगल के जो गांव था ना, जो बड़ा वाला गांव मैंने शुरुआत में बताया था रायगंज, वहाँ पे ले जाकर के उनको क्या करते थे, वो बेच देते थे। शाहपुर के शहर से 2 यहाँ पे व्यापारी आते थे, रायगंज से दूध को कलेक्ट करते थे और उनको क्या कर देते थे, वहाँ पे डेयरी के रूप में कन्वर्ट करके उनके कस्बों दूर दराज के जो टाउन्स थे वहाँ पे ये पहुँचाने का काम बाय द हेल्प ऑफ डेयरी के रूप में वो करते थे, सप्लाई करने का काम करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेयरी है और डेयरी में जो ट्रेडर्स हैं या व्यापारी हैं वो आकर के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब नज़दीकी एरिया में उन्होंने क्या कर लिया है, डेयरी फार्म को बैठा करके गांव-गांव से लेकर के शहर तक अपने दूध को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, अपने डेयरी के प्रोडक्ट को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी के बाद एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देख सकते हो कि इसमें जो लगभग पालमपुर में 50 से भी कम ऐसे कंस्ट्रक्टिव एक्टिव लोग हैं जो शहरों और गांव में रह करके बड़े फैक्ट्रीज़ में जो कंस्ट्रक्शन होती है, पालमपुर के लोग वहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, लाइफ को एक्सपेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल खेती या फिर जो भी ट्रेडिशन में जो उनको गिफ्टेड मिली है उनको वो कभी कभार एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वो ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो क्या करते हैं, कैपिटल लिस्ट हैं लोग हैं ना ये, तो ये क्या करते हैं कि बिना पूंजी वाले काम में, यानी कि जस्ट लाइक वो किसी फैक्ट्री में चले गए, वहाँ पर जा करके वो काम धंधा किए, उनसे उनको वेजेस आई, उनसे वो अपने भरण पोषण अपने घर का फैमिली का मेंटेनेंस करना शुरू कर रहे थे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, यानी कि बाहर जाके कमाई करने का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर की बात कर लें, पालमपुर के आखिर दुकानदार कैसे थे, तो पालमपुर में ज़्यादातर लोग जो है ना व्यापार और चीज़ों की क्रय विक्रय, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक्सचेंजिंग वाटर सिस्टम जो थे ना वो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं क्या करते थे। वाटर सिस्टम नहीं कहेंगे लेकिन वस्तु का जो एक्सचेंजिंग, हाँ वही बात है, वाटर सिस्टम को यहाँ पे एक्सचेंज करने का काम नहीं करते थे। पालमपुर के जो व्यापारी थे वे शॉपकीपर के रूप में भी देख सकते हो, जो शहरों से क्या करते थे ना, थोक मतलब इकट्ठा है ना, इकट्ठा करते थे, वो इकट्ठे करके ना वो बहुत सारे क्वांटिटी में क्या करते थे, माल लाते थे और यहाँ पे शॉपकीपर लोग दुकानों में और नहीं तो नहीं क्या होते थे, वो बाज़ारों पे ला करके अपने सामानों को बेचते थे और वहाँ के जो लोकल विलेजर्स थे वो उन सामानों को खरीदने का काम करते थे, है ना। इसमें आप देखें कि किस तरह से छोटे और बड़े गाँव का जो कनेक्शंस है वो किस तरह से मैच कर रहा है, किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। आपको बताऊँ स्टूडेंट कि यहाँ पे जो यहाँ के जनरल स्टोर्स हुआ करता था शॉपकीपर्स के पास, तो उनमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिल जाते होंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें राइस, वीट, टी, ऑयल, बिस्किट्स, है ना, बिस्किट्स आप खाते हो वो चाव से, है ना, ब्रिटानिया का, ओके ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, सोबिस्को भी तो है कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे बिस्किट हो गया, शॉप्स हो गए, साबुन जिसको टूथपेस्ट आप तो रोज़ होते होंगे ना, बैटरी, सेलफोन वगैरह का, जो सेलफोन तो नहीं कह सकते, वो सेलफोन जो टॉर्च वॉर्च में यूज़ होता था ना, उन चीज़ों की, कैंडल्स जो आप आज टाउन में यूज़ करते हो, कॉपी, पेन, पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें, इवन कपड़े, ये सारी चीज़ों को बेचने का काम करते थे। और कुछ फैमिली में जिनके घर बस स्टैंड के निकट होता था वो अपने घर के पास छोटी सी दुकान खोल लेते थे और खाने पीने की चीज़ें जो होती थी, जो लोग जनरली चलते फिरते छोटे मोटे चीज़ों को, अब किन किन चीज़ों को मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हो, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते थे, वो शेल आउट करने का काम करते थे। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है स्टूडेंट वो है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, मज़े लेकर के इंटरेस्ट लेते रहिए, मज़े से सुनते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके, देखिए पालमपुर और रायगंज के बीच की जो रोड है वहाँ कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है स्टूडेंट, जस्ट लाइक रिक्शा वाले, आप लोग जानते होंगे, टांगा वाला, है ना, ये टांगे हैं आप लोग सुने होंगे, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल बैलगाड़ी हो गए या फिर दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो सब यहाँ पर चलती थी। वे लोग जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन सारी चीज़ों को एज ए सर्विस क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। ये लोग यहाँ की वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी सारे ट्रांसपोर्टेशन का भरपूर यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट के यहाँ पे पालमपुर के जो लोग हैं ना किसी भी एंगल से क्या हो रहे हैं, पीछे नहीं रह रहे हैं, ये हर तरह से हर स्थिति का या हर एक फैसिलिटी का ये भरपूर यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं भी आपके सामने इस वीडियो को बनाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मतलब मैं भी अपने इस टाइम का यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाई कराने के लिए, जैसे आप लोग भी करोगे इस वीडियो को पढ़ने के लिए। तो इसके साथ ही स्टूडेंट आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये चैप्टर हमारा फाइनली आज फाइनल होता हुआ एक दिन की ये वीडियो है और एक दिन में ही मैंने पूरे चैप्टर को फिनिश करने का काम किया है, लाइन बाय लाइन, बुक वाइज, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश को मिक्सअप करने का काम किया है, जिसको को लैंग्वेज कहते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को आप लोगों ने भरपूर एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा और इसके बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा मुझे आप लोगों पर उम्मीद है। तो चलिए स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए, अगले टॉपिक हमारे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ने वाली है। बहुत जल्द मैं ला रहा हूँ क्लास 10 की इकोनॉमिक्स, चैप्टर क्या होगा वह ऑन वीडियो बताऊँगा स्टूडेंट। चलिए तब तक सभी को एंजॉय करिए, पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करें। तभी सभी को मेरी तरफ से बाय 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 बाय।